Remember that in today's class we will about whom in today's class we will talk about John Milton. Then when we talk about John Milton, we know it very well कि he was a well-known Puritan poet. So note down the first point कि he was a well-known Puritan poet. He was a well-known Puritan poet. And second point I want to tell you कि जो Puritan poet है, the particular age it covers the period from 1625 to 1660. From 1625 to 1660, 1625 से लेके 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट कि व्हेन यू गो फ्रॉम 1625 टू 1660, जब आप 1625 से 1660 तक जाते हैं, देन रिमेंबर दैट कि यू आल्सो डिवाइड दिस एज इनटू टू पार्ट्स. आप इस एज को दो हिस्सों में बांटते हैं. पहला एज जो है वो आपका किसके नाम से जाना जाता है? द फर्स्ट एज इज नोन विद द टाइटल दैट इज द कैरोलिन एज. कैरोलिन एज फ्रॉम 1625 टू 1649. From 1625 to 1649. Already you have gone with these points. Already you have covered these points. सब कुछ आप इससे जा चुके हैं. So I just am recalling those points. After it, I will come on Milton and tell you what the basic characteristics he has. So what did I tell? I just told you कि 1625 से लेकर के 1649 ईस्वी तक का जो पीरियड है वह किसके नाम से जाना जाता है? कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है. और फिर जो 1649 से लेकर जो 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है, दैट वाज द कॉमनवेल्थ पीरियड. और कॉमनवेल्थ पीरियड 11 ईयर्स तक रहा है. जो आपका कैरोलिन एज था वो 1625 से 1649 ईस्वी तक था. तो यू कैन जस्ट गेट कि छोटा छोटा समय था, 15 साल ऐसे ही उसमें. और कैरोलिन एज में जो थे वो कौन से थे? चार्ल्स फर्स्ट. यू विल कम टू नो कि जो कैरोलिन पीरियड था या जो कैरोलिन एज था उसमें किसकी रूलिंग थी? उसमें चार्ल्स फर्स्ट की रूलिंग थी. एंड चार्ल्स फर्स्ट वाज एसासिनेटेड इन 1649. चार्ल्स फर्स्ट को 1649 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई. ऑलरेडी आई हैव गॉन, ऑलरेडी यू हैव नोटेड डाउन. बट सेइंग कि जस्ट आई एम रिकॉलिंग दोज पॉइंट्स, आई एम रिकॉलिंग दोज important points which are highly significant from the perspective of this age. So remember that कि 1649 में what happened? Charles First was assassinated. चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी. And you will come to know कि when Charles First was assassinated, who came in power after the assassination of Charles First? Oliver Cromwell. Oliver Cromwell came in power. Oliver Cromwell, a symbol of democracy, and he was favored by the British people. British people stood in favor of that man. So he took power with the help of the Britisher, with the help of the people who were living in England that time. So you will come to know ki how the things are going to change from 1625 to 1660. 1625 से 1660 के बीच में पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. उसमें क्या बदला हुआ? सबसे बड़ा बदलाव तो इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी यू फाइंड डेमोक्रेसी. राजतंत्र की जगह जो है हमें क्या देखने को मिलता है? प्रजातंत्र देखने को मिलता है. और प्रजातंत्र के दो बड़े लीडर आते हैं. एक ओलिवर क्रामवेल जो कहाँ से कहाँ तक थे? 1649 से लेकर 1658 तक, लगभग जो है 10 साल. और दूसरा ओलिवर क्रामवेल के बाद रिचर्ड क्रामवेल आते हैं जो 1658 से 1660 तक. So the particular period which we are taking in this lecture, that is what that is Puritan age. And this Puritan age, it covers the period from 1625 to 1660, and it is divided into two parts. One is Caroline age, and Caroline age it covers the period from 1625 to 1649. And the last is what? The last is the Commonwealth period. तो 1625 से 1649 आपका कैरोलिन एज. और उस कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 ईस्वी में. उनकी हत्या के बाद जो है ओलिवर क्रामवेल का आना. और ओलिवर क्रामवेल के आने का मतलब कि कॉमनवेल्थ का इस्टेब्लिश होना. कॉमनवेल्थ का मतलब कि डेमोक्रेसी, अ वेल्थ ऑफ द पीपल मींस अल्टीमेटली वी फाइंड दैट कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है. जो पीपल थे वो किंग के अगेंस्ट में चले गए और पीपल ने किसका फेवर किया? पीपल ने इनका फेवर किया.
So you will come to know these things happen there. वहां पे ये सारी चीजें होती हैं. But remember that कि accepted why the age is important, and in this class we are gathered for what? In this class we are gathered for John Milton. Why the age is important, and we are gathered for whom? We are gathered for John Milton, because John Milton is prescribed in TGT का जो syllabus है उसमें भी prescribed है, और PGT के भी perspective से important है. So many questions are asked from the perspective of PGT, खासकर sonnet है, epic है उनका. तो you will come to know कि जब आप forms of poetry पढ़ते हैं तो जो forms of poetry है वहां पे वो सारी चीजें आती हैं. So remember that कि whenever you go with John Milton, so John Milton you have to take in a very detailed way, as you have gone with whom? As you have gone with William Shakespeare. तो विलियम शेक्सपियर का हम लोगों ने जो इंफॉर्मेटिव जो भी इंफॉर्मेशन था, जो चीजें थी, वी हैव गॉन. Even I just in this very evening I will be here again with the summary of ट्वेल्थ नाइट की समरी लेके, चूंकि फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजिडीज जो उनका रहा, आई हैव डन उसका समरी. अब जो टाइम होगा वो कॉमेडीज की समरी को लेकर के मैं आऊंगा. तो ऐसे ही जो है जॉन मिल्टन को मैंने शुरू किया, क्योंकि जॉन मिल्टन की एज को मैं ले चुका हूँ. तो रिमेम्बर दैट कि वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस मैन, तो ही वॉज ओनली द लैम्प that ultimately that gave light to whom? That gave light to the entire England. You will come to know कि that the entire England में जो रोशनी फैलाई है उस समय, लिटरेरी जो रोशनी थी, जो एक तरह से कल्चर से रिलेटेड बात रही है, जो उस समय का रिलीजियस स्पिरिट था, यू विल फाइंड इन द वर्क्स ऑफ दिस मैन. सो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप देखते हैं कि क्यों कहा गया, व्हाई डू यू फाइंड दिस मैन, या व्हाई दिस मैन इज इम्पोर्टेंट, सो यू विल कम टू नो कि द एंडेवर that was done by John Milton in the field of literature, that is marvelous, that is superb, that is matchless, incomparable. You can't compare this man with anyone, as you find in the age of Elizabethan age में, as you find whom? As you find William Shakespeare, Edmund Spenser, Francis Bacon. The same thing you find there. The same thing you find, especially in Puritan age or in the age of John Milton. This particular man. So what has been done by this man? You will come to know कि जो ये आदमी है, इस आदमी में पूरा का पूरा एक तो रिनेशा स्पिरिट भी है, एंड विद रिनेशा यू फाइंड द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन. पहले के जो पोएट्स थे, स्पेशली एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस यॉर्ट, हेनरी हार्डर लवसरे, पेट्राच, दांते, जो भी मैंने कवर कराया था, उन सब में ज्यादातर जो था, क्या क्या था? यू विल कम टू नो द किंडल ऑफ रिफॉर्मेशन. बट but John Milton is a poet where you find the kindle of both Renaissance and Reformation. So you have to note down this point. You find the kindle, Kindle. You find the kindle of Reformation and Renaissance. So what I want to say, what I want to tell you कि whenever you study this writer, yeah, whenever you go with this writer, always remember that there are basic things, there are basic points which you have to follow. Number one, from the perspective of Renaissance. Number two, from the perspective of Reformation. कि रिनेशा के पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया, रिनेशा के पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया, रिफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया, और उनकी जो पोयम है वो एलिजाबेथन पोएट से कैसे अलग है, या कोई उसमें हम सिमिलैरिटी भी पाते हैं, समानता भी पाते हैं, कि केवल हम असमानता ही पाते हैं. एंड व्हाट ही हैज रिटन एपिक, ही हैज रिटन सोनेट, ही हैज रिटन, यू विल कम टू नो कि एपिक है, सोनेट है, उनका अपना प्रोज है, ड्रामा है. But especially in poetry, when you will come when you go with the poetry of this man, you get ultimately कि he has written what? He has written epic, he has written sonnet, he has written elegy, and some short lyrics you will come to know. तो lyric है, sonnet है, elegy है, epic है, और epic में एक नहीं, दो दो epic, paradise lost and paradise regained. So what you find in these lyrics, what do you find in these sonnets, what do you find in these epics, it's very important to discuss here कि ultimately what we find.
then you will come to know ki we find what we find the basic characteristics of Renaissance and Reformation. We find the attributes of Renaissance and Reformation. और इसीलिए इनको क्या कहा गया था, ही हैज बीन एड्रेस्ड एज बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। याद होगा मैंने आपको उसी दिन क्लास में लिखवाया था, अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं कि ही इज नोन एज बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। Then why is he known belated Elizabethan poet? He is known as belated Elizabethan poet because he was fond of music. He was fond of music, and whatever the characteristics of Elizabethan poetry you find all the characteristics of Elizabethan poetry here. Means in this man, even after 40 years, after more than 40 years, you will come to know कि आप वो सब चीजें यहाँ पर पाते हैं कि उनका जो भी पोयम आया हुआ है, जो भी उन्होंने काम किया है, एलिजाबेथन एज के करीब 35-40 साल के गुजर जाने के बाद भी वो स्पिरिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यू कैन जस्ट सी हियर व्हाट यू कैन जस्ट सी हियर द इम्पैक्ट ऑफ वर्जिल जो पोएट रहे हैं, जिन्होंने पहला सेकेंडरी एपिक दुनिया को दिया, जिन्होंने एनीड लिखा था। तो वर्जिल के एनीड का भी इम्पैक्ट है, और एडमंड स्पेंसर की पिक्टोरियल स्टाइल। So you can note down this point कि one can see the impact of Virgil's Aeneid। वर्जिल का एनीड जो दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक रहा है या दुनिया का पहला सेकेंडरी एपिक रहा है, you just see the impact of Virgil's Aeneid। And second important point, you also find the pictorial image of Edmund Spenser। एडमंड स्पेंसर का जो पिक्टोरियल इमेज था, आप उसको भी देखते हैं। एंड स्वीटनेस ऑफ यू विल कम टू नो कि द पर्टिकुलर स्वीटनेस और म्यूजिक ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के सोनेट में जो स्वीटनेस है, जो मेलोडी है, जो एलिट्रेशन है, you also find here। So again I would like to tell you, first you have to go with what? First you have to go Virgil's Aeneid, Virgil apostrophe S, Virgil's Aeneid, Aeneid, the first literary epic of the world, that is also known as secondary epic, Virgil's Aeneid, Aeneid। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? पिक्टोरियल स्टाइल ऑफ एडमंड स्पेंसर। Pictorial style of Edmund Spenser। Next impact you can just see what the particular impact you will come to know कि melody sweetness of Shakespearean sonnet, melody and sweetness of Shakespearean sonnet। What I want to say कि मैंने पहले भी बताया था ना कि if a particular poet is born in a particular age, तो undoubtedly you can just see the impact of that age, but except it the प्रिकर्सर, जो उसके प्रिकर्सर थे, जो पूर्वज रहे हैं, उनकी भी लेखनी का असर उसके जो है, जो भी साहित्यिक कृत्य हैं उस पर नजर आएगा। तो जो भी साहित्यिक कृत्य हैं कि जॉन मिल्टन के, तो उससे पहले कौन आ चुके हैं? एडमंड स्पेंसर आ चुके हैं, और आपके जो है उनका क्या, विलियम शेक्सपियर को आप देखते हैं, सर फिलिप सिडनी को आप देखते हैं, सर थॉमस यॉर्ट है, हेनरी आर्डर सरे हैं, दाते हैं, उसके अलावा आपका वर्जिल रहे हैं, होमर का भी इम्पैक्ट। तो ग्रीक का ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड कि ऐसा नहीं कि केवल ब्रिटिश राइटर, जो ब्रिटिश लिटरेचर था ये तो अभी स्टार्टिंग हुआ था इसका जो है, लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर से पहले जो है आप देखेंगे कि लैटिन के, जो भी ग्रीक के जो स्कॉलर्स रहे हैं, रोमन जो स्कॉलर्स रहे हैं, उन सारे लोगों का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यू विल सी, यू विल फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज राइटर्स आल्सो। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बेसिकली वी हैव टू रिमेम्बर कि जो एक एज एज है, उस एज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस एज से पहले जो एज आया हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इफ यू हैव गॉन विद हिंदी लिटरेचर, तो यू विल कम टू नो कि
जो भी एजेस रहे हैं, छायावादी युग रहा है या उसके अलावा जो है प्रगतवादी युग रहा है, या जो नई कविता का था, या इस तरह से जो छोटे छोटे भारतेंदु युग का, तो समटाइम्स जो राइटर के नाम पे कोई बड़ा राइटर होता है उसके नाम पे रखा जाता है, समटाइम्स कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसके नाम पे, समटाइम्स लिटरेचर में बड़ा चेंज होता है तो उसके नाम पर, जैसे प्रगतिवादी युग किसी राइटर के नाम पे नहीं रखा गया, बल्कि एक सोच रही है, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी था, जो कार्ल मार्क्स का सोच था, उस सोच को जो है लिटरेचर में जगह दी गई तो उसके नाम पे उसको रखा गया। ऐसे ही जो जॉन मिल्टन का पीरियड है, उसमें जॉन मिल्टन एक लीडिंग पोएट थे, काफी बड़े पोएट थे, who has assimilated all the literary characteristics in his literary works. This is why the particular age is known as the age of John Milton. And politically, you will come to know कि that age was divided into two parts, Commonwealth period. तो कॉमनवेल्थ पीरियड का नाम जो रखा गया पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से रखा गया। कैरोली ने जो रखा गया किंग चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे रखा गया। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर या विच यू हैव टू टेक, except it, जब भी हम, whenever we you are going to take any writer, especially those writer who are prescribed in our syllabus, those we have to take in a very detailed way, remember that कि always we have to go, what always we should try to understand कि in which age he was born, what was the political situation of the age, what were the literary characteristics of the age, and accept it मीन्स द प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब उसके पहले के जो लोग रहे हैं, जो उसके पूर्वज थे, जो फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, क्या उसका भी इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलता है। वेन एवर ऑलरेडी आई सेड कि ऑलवेज यू हैव टू मेक कंपेरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, देयर इज अ कंपेरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, तुलनात्मक अध्ययन, कि जब भी आप लीजिए, और यही चीजें बाद में आपको देखने को मिलेगा कि द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हुम, मैथ्यू आर्नल्ड, दैट वाज टच स्टोन मेथड। सो जो भी तुलनात्मक अध्ययन होता है कि एक साइड आपको जो है जॉन मिल्टन को रखिए और एक साइड आप शेक्सपियर को रखिए, चूंकि ये दोनों बड़े पोएट रहे हैं, एंड देन कंपेयर कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। इन्होंने भी ड्रामा लिखा है, सैमसन एगोनिस्ट, आपने वहां पर भी ड्रामा देखा है, देन यू विल कम टू नो कि क्या डिफरेंस है। इन्होंने भी सॉनेट लिखा है, उन्होंने भी सॉनेट लिखा है, वहां पर भी हमें पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं नहीं कहता कि शेक्सपियर ने एपिक लिखा है, शेक्सपियर ने लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखा हुआ, वीनस एंड एडोनिस लिखा है, रेप ऑफ लिक्रीस लिखा है, और इनका अपना क्या रहा, इनका अपना भी पोयम रहा, दैट वाज व्हाट, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रीगेन। इनका तो एपिक रहा, लेकिन वहां लॉन्ग नैरेटिव पोयम। तो लॉन्ग नैरेटिव पोयम और एपिक में जो है सिमिलरिटी जरूर कुछ है, कि नरेशन यहाँ पर भी है, नरेशन वहां पर भी है। तो what type of theme has been taken by this man, what type of theme has been taken by William Shakespeare, and what the similarity or dissimilarity do you find? So always you have to go with what, always you have to go with comparative method of criticism, then you can evaluate, you can assess a poet and his वर्क्स, उसके वर्क्स को आप तभी एसिमिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जब आप वहां पे उसको करते हैं। सो कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट टू असेस, टू इवेल्युएट, टू जज अ पोएट एंड हिज वर्क्स। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस मैन, स्पेशली जॉन मिल्टन के बारे में हम जब भी बात करते हैं, तो जॉन मिल्टन के बारे में आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना कि he had religious bent of mind. You can note down this point, and this is why the particular age is also known as Puritan age, purity of soul, purity of heart की बात की गई है। तो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा, वह बेसिक पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, he had religious bent of mind, he had religious bent of mind। उनका जो माइंड था कैसे था, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड था। एंड दिस पार्टिकुलर रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड अपने में मायने रखता है कि उनके अपने एक तरह से दिमाग में हर समय धर्म चल रहा था। और क्यों रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड था, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिलीजन इन द मिडिल एजेस, how the Bible had been misinterpreted, how John Wycliffe was set into fire। ये सारी बातें मैंने बताया कि कैसे बाइबल की गलत व्याख्या की गई थी, और जब जॉन वाइक्लिफ ने उसका ट्रांसलेशन किया लैटिन से इंग्लिश में, तो कैसे उनको आग के हवाले कर दिया गया। तो एकदम एक एक पूरा ठेकेदारी प्रथा धर्म में चल रही थी। उस ठेकेदारी प्रथा से के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाया, और बाद में किंग को उस पे जो है इंटरफेयर करना पड़ा, और किंग को ये कहना पड़ा कि
जो पोप की शक्तियां हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं और उसको जो है कंट्रोल में लाने के लिए तमाम कमिटी इस तमाम चीजों को बनाया गया, यू विल कम टू नो। तो जो ये थे, और उस समय भी रिलीजन में दो तरह की बातें होने लगी थी, कैथोलिक की भी बात चल रही थी, प्रोटेस्टेंट की बात चल रही थी। कैथोलिक, हम समझ, आप सारे लोग जानते हैं कि कैथोलिक, यू विल कम टू नो कि वेटिकन सिटी रोम से, वहां से जो है उसका जो हेड क्वार्टर है, और साथ ही साथ उसमें जो भी खामियां आई हुई हो तो बाद में उस जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन था, या जो उसके अपने प्रैक्टिशनर्स थे, those who exercise that type of practicing, those who brought that type of practicing in religion, उसके खिलाफ क्या हुआ, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो एक जो जो क्रिश्चियनिटी थी उसका एक अलग ब्रांच निकल करके आता है, दैट वाज द प्रोटेस्टेंट। तो जो क्रिश्चियनिटी थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में बढ़ गई। और जब यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है, देन यू कम टू नो कि व्हाट हैपेंड एट ऑल। So what I want to say, what I want to tell you, कि we all have to go with these points and we should try to understand कि what was the contemporary situation of John Milton and what John Milton had taken। उनका contemporary situation क्या था, उन्होंने क्या लिया, और किन चीजों को लेकर के उन्होंने ये बातें रखी हुई हैं। So religion undoubtedly it plays a very vital role, it plays a very key role। यह जो है, यह जो है बहुत ही important रोल प्ले करता है। So you have to go with these points, so you have to go with these points। तो ये सारी की सारी चीजें रही हैं जो जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस मैन, स्पेशली व्हेन यू गो विद सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, तो यू विल कम टू नो कि इन मोस्ट ऑफ द सोनेट, स्पेशली यू हैव रेड, व्हाट यू हैव रेड जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन का आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा है, और उस ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी आप क्या पाते हैं, यू फाइंड ओनली द रिलीजियस स्पिरिट, कि हु इज अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। आई ऑफ गॉड की नजर में हु इज अ ट्रू वर्शिपर। सो वहां पर भी आपको एक ही चीज मिलता है, और वह क्या है, दैट इज हु इज अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। सेकेंड पॉइंट, या 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 अनडाउटली, एक्चुअली मैं रिमेम्बर दैट कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ही हैज कर्ली हेयर एंड ही हैज अफेक्शन, या ही हैज अटैचमेंट विद जीसस क्रिस्ट। तो कर्ली हेयर एंड शाई नेचर, शाई नेचर उनका था। दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उनके जो बाल थे, कर्ली हेयर था, शाई नेचर था, और उमैनिश, WOMANISH। आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन हुड उनमें था, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट यू कैन जस्ट से कि इन अ मेल यू कैन फाइंड अ फीमेल एंड इन अ फीमेल यू कैन जस्ट फाइंड अ मेल। और उसको आजकल जो है एक नया टर्म दे दिया गया कि फेमिनिन मास्कुलिनिटी। तो कर्ली हेयर, शाई नेचर, और वुमेनिश हुड, उनका जो नेचर था दैट वाज कि एक तरह से जो वुमेनिश नेचर, कर्ली हेयर, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया। और बाकी क्रिस्ट का के प्रति उनका डिवोशन, लॉयल्टी, अफेक्शन, ऑल दीज थिंग्स यू सी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो इस वजह से, हाँ, बाकी मैंने दो तीन पॉइंट आपको बताया कि बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक चीज ये भी पॉइंट बता दिया कि उनको जो है क्यों कहा जाता है लेडी ऑफ क्रिस्ट। मैंने आपको ये भी बताया कि उनके एज का क्या सिचुएशन था, उसके पहले का क्या कंडीशन था, क्या क्या इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट में मैंने बताया वर्जिल का एनीट का इम्पैक्ट रहा है, मैंने बताया एडमंड स्पेंसर का पिक्टोरियल इमेज का इम्पैक्ट रहा है, विलियम शेक्सपियर के सोनेट, जो सोनेट है उस सोनेट के दो पॉइंट खास करके, मेलेडी, स्वीटनेस, उसका इम्पैक्ट रहा है। शेक्सपियर की जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स रही है, और कुछ और जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स आई हुई थी उसके पहले, उसका इम्पैक्ट रहा है। यू विल कम टू नो कि जो ह्यूमनिज्म का जो लेसन दैट वाज स्टार्टेड बाय हुम, द लेसन ऑफ ह्यूमनिज्म दैट वाज स्टार्टेड बाय पेट्रार्च, जो पेट्रार्च के द्वारा शुरू किया गया था, उस पार्टिकुलर, उसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे, इन्हीं सोनेट, जो जो सोनेट आपका जो तरीका था, द पार्टिकुलर टाइप ऑफ सोनेट विच वाज कंपोज्ड बाय दैट मैन मींस आपका उनका पेट्रार्च का, द सेम थिंग वी फाइंड इन द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। और उसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलता है,
उन्होंने भी जो है क्या किया था, अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा। इन्होंने भी अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा। उन्होंने क्या किया हुआ था कि ए बी बी ए सी डी ई राइम पैटर्न लिया था। इन्होंने भी सोनेट में ए बी बी ए सी डी ई लिया है। तो अगर आप देखेंगे, एक पार्टिकुलर मैंने बताया ना कि अनडाउटली कि अ पोएट या अ राइटर इज द बॉर्न ऑफ हिज ओन एज, but except age there are some other characteristics which also influence that writer, which also shape, uh, you can just say कि उसका जो लिटरेरी करियर होता है, इट इज नॉट ओनली शेप्ड बाय द पर्टिकुलर एज इन विच ही वाज बोर्न, बट एक्सेप्ट इट some other writers who were born already, yeah, who belong to Elizabethan age, who are belonging to the middle ages, या पास्टनेस ऑफ द पास्ट। पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब जो ग्रीको रोमन राइटर हैं, जिसमें होमर थे, वर्जिल हैं, थियोक्रिटस हैं। अगर आप देखिए बात करिएगा कि उनकी जो एलिजी आई है, एलिजी कौन सी है? उनका जो एलिजी है, दैट इज लिसिडास। जो उनका जो एलिजी लिसिडास रहा है, उस लिसिडास में आपको देखने को क्या मिलेगा? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। तो क्या जो पेस्टोरल एलजी था, वो इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज्यादा लिखा जा चुका था कि वह बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके थे? नो, नॉट एट ऑल। यू विल कम टू नो कि पेस्टोरल एलजी का जो कॉन्सेप्ट है वो थियोक्रिटस में मिलेगा, वर्जिल में मिलेगा। वहां से तो उसका इम्पैक्ट भी वहां पे आता है। तो सच अ थिंग यू विल कम टू नो, सच अ थिंग यू विल फाइंड। So what I want to take कि in this class I'm not telling you कि what you find in his epic, what do you find in his sonnet, but I'm taking Milton as a poet. I'm taking Milton as a literary figure कि who influenced John Milton and what has been done by John Milton. मिल्टन को किसने इन्फ्लुएंस किया और मिल्टन के द्वारा क्या किया गया। तो उनमें जब भी आप देखेंगे, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिनेशा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन। तो नाउ रिमेंबर दैट कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिनेशा आपको उस पर लिखना है कि उनमें क्या है, ह्यूमनिज्म है। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। उनकी पोयम में क्या क्या मिलेगा? ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, और इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। जैसे गैलीलियो का मेंशन किसी न किसी रूप में जो है, गैलीलियो का भी मेंशन उन्होंने किया हुआ है। तो ये तीन चार पॉइंट्स आपको जरूर देखने को मिलेगा जो उनके पोयम में, यू विल कम टू स्पेशली इन हिज सोनेट, इन हिज एपिक, कि ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म के अलावा और क्या है आपका? इंडिविजुअलिज्म है, कल्ट ऑफ ब्यूटी है। ऑलरेडी आई हैव गन विद दीज पॉइंट। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन व्हाट डू यू गेट? रिफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। नंबर वन पॉइंट, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। नंबर टू, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड हार्ट। प्यूरिटी ऑफ सोल एंड हार्ट। नंबर थर्ड, who is a true worshipper in the eye of God. Purity of soul and heart. Number third, who is a true worshipper in the eye of God. जो जो आई ऑफ गॉड है, मतलब गॉड की नजर में कौन ट्रू वर्शिपर है, ये चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। नंबर फोर, या डिवाइन फिगर, या या इन द आई ऑफ गॉड, हु इज ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। या नंबर
फिफ्थ, क्वाजी डिवाइन फिगर, QUASI, क्वाजी की स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, क्वाजी का QUASI, क्वाजी देन हाइफन डिवाइन फिगर, क्वाजी डिवाइन फिगर। So remember that कि these are the points या these are the things which you have to take कि उनका जो स्पिरिट है, खासकर जो रिलीजियस स्पिरिट है, उस रिलीजियस स्पिरिट स्पिरिट में व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट डू यू टेक, किन किन चीजों को आप लेते हैं। उन्होंने क्वाजी डिवाइन फिगर की बात की है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने एक और बात बताई है, दैट इज द फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, कोलन करके आर अर्लीस्ट फोर फादर्स, falling of Adam and Eve, colon, are earliest forefathers. Next point, problems related to human race, problems related to human race, जो ह्यूमन रेस है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन सब पर भी उन्होंने बात किया है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन रेस। क्वाजी डिवाइन फिगर, समथिंग अर्थली एंड समथिंग heavenly, क्वाजी डिवाइन फिगर, QUASI। आई जस्ट वांट टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट कि इतना सब लेने के बाद भी उन्होंने, आप देखिएगा कि उन्होंने जितना और भी बातें की हैं, ये तो मैंने किसके पर्सपेक्टिव से बताया, जस्ट आई टोल्ड यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन, रिनेशा के पर्सपेक्टिव से, रिफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन कुछ उनके जनरल पॉइंट्स हैं जिसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, वह क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। उनकी पोइट्री में आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मिलेगा, ग्रांड स्टाइल, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कामा ग्रांड स्टाइल, GRAND, ग्रांड स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको उनकी और पोइट्री में देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। ही हैज पिक्ड अप या ही हैज टेकन ओनली सीरियस सब्जेक्ट मैटर, ज्यादातर उन्होंने गंभीर मुद्दों को ही लिया हुआ है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। सीरियस सब्जेक्ट मैटर के अलावा जो है, आप देखेंगे कि द ट्रीटमेंट, उसका जो ट्रीटमेंट है उस सब्जेक्ट मैटर का, वह भी जो है हाईली सीरियस है। तो यू कैन जस्ट गो विद द पॉइंट कि जो उनका पोइट्री का जो फॉर्म और कंटेंट है, वो दोनों का दोनों काफी ग्रांड है। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ हिज पोएम्स, both the form and content of his poems, both the form, FORM, form and content, CONTENT, content of his poems are marvelous, MARVELLOUS, are marvelous. Both the contents, content की spelling है CONTENT, content, and form, FORM, form of his poems are marvelous, MARVELLOUS, marvelous. या व्हेन आई हैव टू लीव क्लास जस्ट गिव मी सिग्नल, क्योंकि आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को कॉलेज जाना होगा, तो व्हेन व्हेन एवर यू वांट टू गो यू कैन जस्ट टेल मी। सो रिमेम्बर दैट कि
एक पॉइंट है, वह कौन सा पॉइंट है, दैट इज उनका अपने 2-3 पॉइंट और कवर करना, बस उसमें बता दे रहे हैं कि एक तो उनका अपना जो फॉर्म और कंटेंट है वो काफी बेहतरीन है, काफी ज्यादा उसमें चीजें रही हैं। दूसरा चीज जो है, यू कैन जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज या लैटिन वर्ड्स आप बहुत ज्यादा उनके अपने उसमें देखेंगे, उनके वोकैब में। और उन्होंने लैटिन सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था, इसका ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी के रूप में भी होते। तो इम्पैक्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज कैन बी सीन या कैन बी जस्ट गेट। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, जो जॉर्डन ने शुरू किया था, दांते में भी वो देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, उनके कैरेक्टर्स में लीडरशिप देखने को मिलता है। जैसे सेटन है तो सेटन भी लीड कर रहा है, उसके आगे पीछे और लोग चल रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जीसस क्रिस्ट है, तो पैराडाइज रिगेन्ड में जीसस क्रिस्ट को एक प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है। ही इज आल्सो लीडिंग द पीपल। तो एक तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप जरूर देखने को मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अपोजिशन, लीडरशिप है उनके कैरेक्टर्स में, बाइनरी अपोजिशन है। बाइनरी अपोजिशन का मतलब है कि उन्होंने दो अपोजिट चीजों को रख करके उसमें उसमें चीजें बताई। अगर वो गॉड की बात करते हैं तो उसी के पैरेलल सेटन की भी बात करते हैं। तो खासकर पैराडाइज लास्ट में, जितना भी पैराडाइज लास्ट का बुक 12 है, उन सब में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने डेवलप किए हैं कि अगर एक तरफ गुड लोग है, गुड लोगों का मतलब जिसमें एडम हो गए, ईव हो गए, गॉड हो गए, तो उसी के पैरेलल अपोजिट लोग भी हैं, सॉरी कुछ बैड एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें सेटन हो गया, बिल्जबब हो गए, और भी ऐसे आप देखेंगे कैरेक्टर्स। तो इसको क्या कहा जाएगा, बाइनरी अपोजिशन भी उनकी उसमें देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अपोजिशन। या सोनाली मैडम, आर यू हियर? तो ये चीजें रही है। राइट डाउन द लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, उनकी अपनी जो पोयम, या उनकी अपनी जो, हाँ ये सब उनके पोयम्स में, उनके ड्रामा में, ये सब उनके लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही। जो भी उन्होंने लिखा उन सब में ये चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, विचारों को जो है खुल करके कहा जाए, उस पर बैन न लगाया जाए, ये एरियोपैजिटिका में देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट, बॉम्बास्टिक स्पीच, BOMBASTIC, बॉम्बास्टिक स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज है, बॉम्बास्टिक स्पीच है, दीज थिंग्स यू फाइंड, दीज थिंग्स यू फाइंड। एक और जो पॉइंट, या बॉम्बास्टिक स्पीच, हाँ बॉम्बास्टिक स्पीच होता है ऐसे वर्ड्स जो यूज किए गए हैं जिसमें एक तो समथिंग यू विल कम टू नो कि some words have been selected by that man, जिसमें एक तरह का यू कम टू नो कि जब सेटन अपना स्पीच बोलता है तो उस पार्टिकुलर स्पीच में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, या जिसमें जो है यू विल कम टू नो कि एक बहुत ही
ओजस्वी पूर्ण जो माहौल बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिसमें एक वॉर का स्पिरिट होता है। तो यू विल कम टू नो कि सच अ टाइप ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय सेटन। और वो सेटन के वर्ड्स नहीं है, वो तो जॉन मिल्टन ने ही यूज किए हैं। तो व्हेन यू क्रिएट वार लाइक एटमॉस्फियर, व्हेन यू आर गोइंग टू awake someone, या when you are going to just show कि you have passion to do anything। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड्स बोले जाते हैं, वह चीज क्या है कि बम्बास्टिक स्पीच में, जैसे बहुत सारी जगह पे खुशियों में ब्रेबो, वेल डन, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो ये जो टोन हमारा होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है कि बदल जाता है, जिसमें एक करेज इंडिकेट होता है और तमाम चीजें वी कम टू नो। तो सच अ थिंग वी फाइंड देयर, उन सारी चीजों को लेके। सो दिस व्हाट, हाँ दिस वर द पॉइंट्स। और एक चीज और रहा है कि उनकी जो ट्रेजिडी रही है, उनकी ट्रेजिडी में आपको क्या मिलता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। जो ग्रीक ट्रेजिडी है उसका, जिसमें थ्री यूनिटीज है, उन सबका यूज ऑफ कोरस है, पोएटिक लैंग्वेज है। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी इन हिज प्ले। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, ग्रीक ट्रेजिडी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो जितना भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था मिल्टन का, आई हैव डन। एंड आई विल मीट यू इन द इवनिंग एट 6 PM विद शेक्सपियर्स। आपका जो प्ले है उनका, कॉमेडी, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। या नहीं, नहीं आपको जो है मैंने वो किया हुआ था, आई थिंक कि विद इन 1 or 2 डे। हो सकता है कि फ्राइडे को ये चीज पॉसिबल है। बट लेट मी, मुझे आप समय दीजिए, मैं आपको जो है संडे को, आज ही शाम को डेफिनेट आपको बता दूंगा, टाइम और डेट दोनों बता दूंगा। हाँ, आज शाम।